तो अब आता है दैट इज कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कई जगह पे एक ही जगह पे यू भी लिखा होता है, ठीक है। चलो, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये एक शिप का नाम था, जो आपको शिप यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर लिखा है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो अभी हुआ था एक इंस्टांस, दिलजीत दोसांझ जो सिंगर हैं एक, इनका एक शो था कनाडा में। तो वहां पे काफी इन्होंने अपने बारे में बोला कि जैसे मैंने मुकाम हासिल करे, अपनी तारीफ करी पहले थोड़ी सी, फिर रीजनल तारीफ करी, फिर उसके बाद वैंकूवर के पास में जब बहुत बड़ी गैदरिंग थी जहां पे इनके शो में लोगों ने पार्टिसिपेशन करा, तो अचानक से टच करते करते ये पहुंच जाते हैं कि वैंकूवर में एक इंसिडेंट भी हुआ था, और इसी को जाना जाता है कोमागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से। अब इसमें हुआ क्या था, तो वो ध्यान में आपने रखना है। 1914, मतलब ये शो करेंगे, एक तरह से बताया जाएगा कि एक टाइम पे हमें एंट्री नहीं दी गई थी, और आज हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि यहाँ से बड़े बड़े जो शोज हैं उनको कंडक्ट कर रहे हैं। तो तभी वैंकूवर के पास में जब ये पूरा शो चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक टाइम आया था ऐसा कि जब हमें एंट्री नहीं दी गई थी कनाडा में, ठीक है। यहां से आपको इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए जो 1914 में हुआ था, और इसी को बोला जाता है दैट इज कोमागाटा मारू इंसिडेंट। 367 इंडियंस इस शिप में जाते हैं, और उनमें जब ये कनाडा गए थे तो कि बेटर लाइफ हमें मिल सके, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही थी इंडिया के अंदर भी, तो इनको बेटर लाइफ लेनी थी, तो ये चले जाते हैं कनाडा। पर ये जो शिप था ये 2 महीने तक बाहर ही रुका रहता है, हार्बर में ही रुका रहा था। अब रीजन क्या रहे उसके लिए, तो एक बहुत ही रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो कनाडा ने बना रखा था, वो इसका बेस बन के आता है। इसको लेके बड़ी सारी कोर्ट्स में पिटीशन डाली गई, केसेस डाले गए, पर एट द एंड ट्रायल पे किसको लगाया गया, जो ये लोग यहां से गए थे फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, 367 लोग जो गए थे। सबसे पहले अब इस इंसिडेंट के बारे में देखो। एक जापानीज स्टीमशिप थी ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट के अंदर, तो नाम है इसका कोमागाटा मारू, ये शिप का नाम बता रहा है। रूट है इसका हांगकांग टू वैंकूवर। अब देखो 367 में भी 346 थे, 24 मुस्लिम थे एंड 12 हिंदूज थे। ये रिलीजियन डिस्टिंक्शन यहाँ पे कर दी। रिलीजियस डिस्टिंक्शन के बेसिस पे आप देखोगे तो ये तो सारे इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, पर वेन्यू देखोगे तो हांगकांग आ गया। हांगकांग कहाँ पे आएगा? पर एक चीज तो आपको यहां से पता लगी कि इंडिया से तो शिप नहीं जा रहा है, तो मतलब कुछ लॉज होंगे ऐसे कनाडा के कि अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो वो फुलफिल करना पड़ेगा। ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना। ये लोग जा रहे हैं इस शिप के अंदर, पर रूट क्या है, हांगकांग टू वैंकूवर कनाडा, ठीक है। नंबर 1, इसको ध्यान में रखना। ज्यादा जो लोग थे वो कहां से थे, तो फ्रॉम पंजाब, और सारे ही ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, क्योंकि 1914 का टाइम पीरियड चल रहा है, और 1914 के ही टाइम पीरियड पे कौन सी वर्ल्ड वॉर 1। तो उसमें अब जो ब्रिटिशर थे उनको चाहिए थे कि कोई ना कोई मार्शियल रेसेस हमारे साथ इन्वॉल्व रहे, और जो सिक्स थे उनको ये मार्शियल रेस भी बोला करते थे। तो सारे क्या थे, ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, जो कि कहाँ जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। और कनाडा क्यों जा रहे हैं, पर्पस क्या था, कि वहां पे बेटर लाइफस्टाइल हमें मिल सके। अब ये बेस बन रहा है जस्ट इंसिडेंट कैसे होगा। अब पंजाब ही क्यों सेंट्रल था, तो पंजाब की अराउंड 3/5 जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ये रिक्रूटेड थे, मतलब इनमें ये सिख लोग ही इंक्लूडेड थे जो ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी उस टाइम पर, और इनको ब्रिटिश की मार्शियल रेस भी बोलते थे। अब उस टाइम पे है ही ब्रिटिश इंडिया, तो यही वर्ड यूज करेंगे। अब रीजन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी, तो एक तो रूरल इंडेटनेस, कई लोग डेट के अंडर दबे हुए थे। नंबर 2, मलेरिया और प्लेग की आउटब्रेक्स हो रही थी, बड़ी सारी डिजीज फैल रही हैं उन रीजन्स के अंदर। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रखा है, और बहुत सारे जो लोग गए थे इमाइग्रेंट्स थे, उनमें एक्स सोल्जर्स भी थे, और ऐसे पीजेंट जो स्पेशली फ्रॉम जालंधर या होशियारपुर वाले रीजन से थे, वो भी अगेन डेट के नीचे दबे हुए थे। तो इनको चाहिए था कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए हम कनाडा निकल जाते हैं। और ब्रिटिश सब्जेक्ट क्यों बोला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रेशियल डिस्टिंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। तो इंसिडेंट को अब ध्यान से सुनना। गदर मूवमेंट के साथ इसे लिंक करा जाता है। गदर मूवमेंट 1913 में यूएस के वेस्ट कोस्ट में ही फाउंड होती है। आर्म ओवरथ्रो माना गया था ये, कि ब्रिटिश रूल को अगर बाहर निकालना है वायलेंस यूज करना पड़ेगा। और इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल। मेंबरशिप यहाँ पे सिख, हिंदू, मुस्लिम तीनों ही कम्युनिटी से थी। एंड न्यूज़पेपर पे स्लोगन भी जाते हैं, दैट इज अंग्रेजी राज का दुश्मन, एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल। गदर का मतलब ही क्या होता है, दैट इज रिवोल्ट। 1857 की इन्होंने रेफरेंस उठाई थी, उसके साथ ये थोड़ा सा लिंक बना। ये तो पहले ही फॉर्म हो चुका है 1913 में। 1914 में क्या आ रहा है, कोमागाटू, गाटू भी बोलते हैं या गाटा भी बोलते हैं, दोनों ही आते हैं, मारू इंसिडेंट। अब स्टैंड ऑफ हो जाता है, एक डेडलॉक हो जाता है, ना तो डिसीजन कनाडा के फेवर में जाता है, ना ही डिसीजन अभी के लिए जो ये शिप में लोग गए थे उनके फेवर में आता है। अब इसी में एक पर्सनालिटी भी इमर्ज करती है, सिंगापुर बेस्ड गुरदीप सिंह जी। इनके बारे में लास्ट में देखते हैं, पहले देख लो ये कैनेडियन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ क्या था। इन्होंने 1908 में एक अजीब सा लॉ बनाया। इन्होंने बोला कि अगर आपको हमारी कंट्री के अंदर आना है
तो आपको कॉन्टिन्यूअस ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब जो आपकी शिप है वो बीच में रुकेगी नहीं ब्रेक लेने के लिए, आपको कॉन्टिन्यूटी में कहाँ आना पड़ेगा, कनाडा आना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे रुकने दिया जाएगा। तभी तो आपने पीछे रूट देखा तो वो कहाँ से था, वो हांगकांग टू कनाडा था, ताकि बीच में रुकना ना पड़े। और उस टाइम के हिसाब से तो शिप भी उतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन थी कि ये कनाडा ने एक 1908 में अजीब सा रूल बना रखा था। अब इससे क्या दिख रहा है आपको, ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस कनाडा की तरफ आए, तभी तो ये लॉ यहाँ पे ऐड करा इन्होंने। ये नहीं चाहते थे चाइना वाले एरिया से या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से लोग कनाडा की तरफ आए, तो इन्होंने पहले क्या बोल दिया कि हमारे कंट्री की तरफ अगर कोई भी शिप आएगी तो हम सिर्फ उनको रखेंगे जो कॉन्टिन्यूअसली ट्रेवल करके आएंगे, तो बीच में अगर ब्रेक लोगे तो आपको वहां पे ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। ये शो करता है इनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस लॉ के तहत। डायरेक्टली नहीं बोला पर इनडायरेक्टली सब कुछ बोल दिया था। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट शिप रूट उस टाइम पे इंडिया से डायरेक्टली कनाडा तक वो पॉसिबल ही नहीं था। आज के टाइम पे तो फ्लाइट्स आ गई हैं अब, पर उस टाइम के हिसाब से शिप यूज करी जा रही है और शिप भी उतनी एडवांस नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा था कि ये चाहते ही नहीं थे कि ये लोग वहां पे आए कनाडा वाली साइड को। अब ये जो लॉ था ये रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं, लग गया ना पता ही इनका एसेस क्या था। इनकी फीलिंग ही ये थी कि रूट इतना लंबा बना देते हैं और उसमें कंडीशन डाल देते हैं कि आपने बीच में रुकना नहीं है। तो रूट लंबा बन गया तो ऑल्टरनेटिव इंडियंस हैं, ऑल्टरनेटिव निकल के आया कि हांगकांग से डायरेक्टली शिप में बैठते हैं और कंटिन्यूटी में चले जाते हैं टुवर्ड वैंकूवर कनाडा वाली साइड। अब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या निकल के आया, अब कुछ कंप्लेंट्स हुई और इवन गदर मूवमेंट पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो ये शायद इस वजह से भी लेके आए थे कि इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे थे कि गदर मूवमेंट में ऑलरेडी इंडियंस बहुत सारे इन्वॉल्व हैं जो यूएस में शुरू हुई थी। अब वैंकूवर में 1914 जब ये शिप पहुंचता है बुरेन इनलेट में, दैट इज वैंकूवर, ऑन 23 मई 1914, तो रॉबर्ट बॉर्डन की गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देती है उनकी डॉकिंग परमिशन को कि आप यहाँ पे नहीं रुकोगे। पर अब डेडलॉक हुआ था, डेडलॉक मतलब हम भी नहीं हटेंगे, वो बोल रहे हैं हम भी नहीं हटेंगे, तो दोनों के बीच में एक डेडलॉक हो चुका है, स्टैंड ऑफ हो चुका है। अब ऑफशोर ये लगभग 2 महीने के लिए वहां रुके रहे थे, कम्युनिकेशन बिल्कुल रुक जाती है, कुछ नहीं, ना आगे बढ़ रहा था डिसीजन, ना तो पीछे हट रहा था कोई। अब रेजिस्टेंस इंडियन कम्युनिटी ने भी क्रिएट करी, क्योंकि कनाडा में ऑलरेडी बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज भी थी। इन्होंने पैसे इकट्ठे करे, अराउंड $20,000+ के आसपास इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, और ये जो शिप का चार्टर था ये इन्होंने टेक ओवर कर लिया कि मतलब जो लीज है, जो भी आपको रेंटल अमाउंट देना है उन कैनेडियंस को, वो हम पे कर देंगे। ये इंडियन कम्युनिटी ने वहां पे अरेंजमेंट करी, और साथ में लीगल चैलेंज डाल दिया कोर्ट के अंदर कि ये गलत है जो इनके साथ किया जा रहा है, शिप इतने टाइम से वहां पे रुकी हुई है हार्बर पे। अब ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट जहां पे अपील डाली गई थी, किसके फेवर में इन्होंने डिसीजन करना था, ऑब्वियस सी बात थी ब्रिटिशर्स के ही फेवर में करना था, कैनेडियन जो गवर्नमेंट कह रही थी उन्हीं के फेवर में करना था। वही हुआ यहाँ पे, हार्श ट्रीटमेंट करा गया। अथॉरिटीज ने जो फूड एंड वाटर की सप्लाई थी जो शिप की तरफ जा रही थी उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और 19 जुलाई 1914 में एक आर्म पुलिस ट्रायल होता है जो भी शिप के अंदर लोग बैठे हुए थे या रुके हुए थे। पैसेंजर जो थे उनको ना तो कोल यूज करने दिया जा रहा था, ना वो ब्रिक्स को फायर कर सकते थे, ना ही मेटल की स्क्रैपिंग कर सकते थे। सारी एक्टिविटीज उनकी बिल्कुल पॉज करवा दी जाती है, और कनाडा ने नेवल क्रूजर्स को भी वहां पे डिप्लॉय करा, और सिर्फ 22 पैसेंजर जो ऑन बोर्ड थे उस शिप के अंदर उनको अलाउ कर दिया, उनकी एंट्री वहां पे अलाउ कर दी जाती है। बाकी जो पैसेंजर थे उनको बोल दिया कि आप वापस चले जाओ। 23 जुलाई 1914 का ही इंसिडेंट है ये भी। और इंडिया जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे बज इंसिडेंट हो जाता है। बज का मतलब है कि वापस जब गए हांगकांग में रुकना था, वहां पे ब्रिटिशर्स ने रोक दिया कि आप यहाँ पे नहीं रुकोगे। फिर शिप थोड़ा सा और आगे जाती है और फिर वो रुकी थी जाके कैलकाटा में। तो मतलब ये इंसिडेंट क्या शो कर रहा था कि एक टाइम था कि जब आपने हमें यहाँ से निकाल दिया था, रुकने नहीं दिया था, और आज के टाइम पे यहीं से कॉन्सर्ट चल रहे हैं। तो इसी वजह से ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट का उन्होंने मेंशन करा, जो दिलजीत दोसांझ है। लग गया पता ये कहाँ पे इंसिडेंट को कनेक्ट करा था, तो ये 1914 का था। इसके बाद जो पैसेंजर्स थे उनको ट्रेन के थ्रू भेजा टू पंजाब, जो कनाडा में रुक गए थे। इन्होंने जब रेजिस्ट करा तो ये अभी पैसेंजर जो थे इनको रेजिस्ट करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हांगकांग में नहीं रुकना है, तो ये कैलकाटा की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। पुलिस ने ओपन फायर भी करी, और इवन जो 20 पैसेंजर थी उनकी डेथ हो जाती है। बहुत से लोगों को अरेस्ट करा गया एंड इम्प्रीजन कर दिया गया। इवन जो गुरदीप सिंह जिन्होंने वो डेडलॉक में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन करा, वो बाद अरेस्ट हो गए थे, पर वो भाग जाते हैं, वहां से एस्केप कर गए थे। और 1920 में उन्होंने सरेंडर कर दिया, जब महात्मा गांधी ने बोला तो वो सरेंडर कर जाते हैं, और फाइनली फिर से इम्प्रीजनमेंट में चले जाते हैं फॉर अप टू 5 years। तो इंसिडेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफी ज्यादा इसने इम्पैक्ट डाला कि ये तो इंडियंस को कुछ भी नहीं समझते हैं, तो इससे और ज्यादा वायलेंट वो जो मूवमेंट चल रही थी हमारे इंडिया में या फिर फॉरेन कंट्री से कोई भी लीड कर रहा था, वो और ज्यादा स्पार्क लेके आती है। तो ये था आपका इंसिडेंट, दैट इज कोमागाटा मारू इंसिडेंट। और कनाडा ने काफी बार अपॉलॉजी भी मांगी है इसको लेके। 2008 में
स्टेफन हार्पर ने मांगी थी, और 2016 में ट्रूडो ने मांगी थी। तो कि हमें पता है ये जो इंसिडेंट हमारे दादा परदादा ने करा था वो गलत था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारा है। जैसे जापान वाले जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे चीजें हुई थी उसके लिए माफी मांगते हैं। यूएस वालों ने मांगी माफी हिरोशिमा और नागासाकी, नहीं उन्होंने नहीं मांगी। बाकी सभी माफी मांगते हैं, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, जापानीज चाइना वालों से माफी मांगते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 का इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने चाइना वाले पार्ट में किया था।